हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेस्ट 2023 का सेशन सेकंड मैथमेटिक्स पोर्शन। नेस्ट के जो क्वेश्चन है वो देखो, जेई मेंस और एडवांस की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए भी काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं। दोनों एग्ज़ाम का सिलेबस एक जैसा ही है और नेस्ट में आपको सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट एफ बी अ फंक्शन on set of real number r defined by fx equal to x cube minus 3x square plus ax minus 1 where a belongs to r, then the set of all possible values of a for which f is strictly increasing is। तो फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, ऐसा मुझे गिवन है। हम लोग जानते हैं कि फंक्शन f अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो इंटरवल हम कैसे पता करेंगे, वी विल फाइंड f डैश x, कि हम f डैश x फाइंड आउट करेंगे। एफ डैश एक्स क्या आएगा, देखो यहाँ पर दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इन दैट केस डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये कंडीशन हमें यहाँ पे मिल गई। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ अब, तो देखो ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, इनइक्वलिटी है सॉरी। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है, जब उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, जो कि ऑलरेडी है, और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी बी स्क्वायर विच इज 36 माइनस 4ac दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज a बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। सो ए इज द राइट आंसर। चलिए आंसर तो पता लग गया हमको, इसका ए है। बट एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए मेरे पास कि यहाँ देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने यूज़ किया फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपको बताना है कमेंट में कि क्या इसके बजाय एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 यूज़ करना चाहिए था मुझे, या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी यूज कर सकते हैं। और क्या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो हमेशा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो इस डिस्कशन के बारे में आपको क्या कहना है ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से है सवाल, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 1/1 प्लस आयोटा होल पावर 2023। दिस कैन बी रिटन एज टी ई पावर आयोटा थीटा। तो मुझे थीटा बताना है और थीटा की वैल्यू लेनी है हमें 0 से 2 पाई के बीच में, यानी एक तरह से इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मुझे बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा टू द पावर माइनस 2023। 1 प्लस आयोटा को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ यूलर फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं √2 एंड ई पावर आयोटा पाई बाई 4 to the power minus 2023. So this can be written √2 power minus 2023 and e power minus iota 2023 pi by 4। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है इस नंबर का वो है माइनस 2023 पाई बाई 4। लेकिन मुझे इस एंगल की जो वैल्यू बतानी है ना, वो बतानी है मुझे 0 से 2 पाई में। तो अगर हम इसको देखें कि इसका जो सेम एंगल 0 से 2 पाई में कितने पे बनेगा, माइनस को यहाँ रखते हैं। 2023 को डिवाइड करोगे 4 से, 5 टाइम डिवाइड होगा तो इसको लिख सकते हैं हम 505 पाई प्लस 3 पाई बाई 4, राइट। 505 पाई प्लस 3 पाई बाई 4। अगर हम एंगल मेजर करते हैं ऐसे तो 505 पाई जो है अपना वो यहाँ आके कहीं रुकेगा। यहाँ पे पाई के ऑड मल्टीपल आते हैं सारे के सारे, तो 505 पाई यहाँ आएगा और उससे 3 पाई बाई 4 आगे, मतलब ये एंगल जो है ये 505 पाई प्लस 3 पाई बाई 4 के इक्विवेलेंट है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको हम माइनस पाई बाई 4 भी बोल सकते हैं, यानी दिस कैन बी रिटर्न माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 4 विच इज़ फाइनली इक्वल टू पाई बाई 4, जो कि 0 से 2 पाई की रेंज में है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए।
Let S be the set of all 4-digit natural number with the following properties. Every digit of any element of S belongs to the set. Every element of S is divisible by 5 and no element of S is divisible by 2. देखिए, जो भी नंबर 5 से डिविजिबल होता है ना, तो उसके लास्ट प्लेस में या तो 0 आता है या 5 आते हैं, राइट। लेकिन अगर लास्ट प्लेस पे 0 आया तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, जबकि ये बोल रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ एस डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी कैंसिल। तो इन दोनों कंडीशन से मुझे ये पता लगता है कि एस में जो भी एलिमेंट होंगे उसका लास्ट प्लेस तो आएगा 5, ये फिक्स्ड हो गया। ओके, अब ऐसे कितने नंबर होंगे एस में वो मुझे बताने। सेट ऑफ ऑल 4 डिजिट नेचुरल नंबर, ये 4 डिजिट हो गए। ये प्लेस तो अपना फिक्स है कि यहाँ तो 5 लेना ही लेना है, तो इसको चूज़ करने के लिए एक ही चॉइस है मेरे पास। अब बाकी जो 3 प्लेसेस हैं उनको मैं इस सेट में से चूज़ कर सकता हूँ, कोई कंडीशन नहीं है। 4 डिजिट का नंबर मुझे बनाना है तो 0 तो मैं फर्स्ट प्लेस पे ले नहीं पाऊंगा, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी टोटल हमारे पास 5 और बाकी सब पे पॉसिबिलिटी बनेगी 6 और 6। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना हो गया 30 इंटू 6, 180। सो 180 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था ये। इफ अ टीचर असाइन होमवर्क ऑन द nth डे, द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल असाइन होमवर्क ऑन n+1 a डे इज 1/3। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा आप। इफ शी डज नॉट असाइन होमवर्क ऑन nth डे, द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल असाइन होमवर्क ऑन n+1 a डे इज 2/3। Okay, if she assign homework on a Monday, then the probability that she will assign homework on Thursday of the week. Okay, देखो, जैसे टीचर ने मंडे को होमवर्क असाइन किया, इस इवेंट को मैं m लिखूंगा, और मंडे को होमवर्क असाइन नहीं किया तो उसे हम लिखेंगे m बार, है ना। सिमिलरली मंडे के बाद अगर हम बात करें ट्यूसडे, और ट्यूसडे पे बार लगा दिया हमने, इन सब का सेम ही मीनिंग है। सिमिलरली w बार, देन थर्सडे एंड नो होमवर्क ऑन थर्सडे, ये इवेंट है मेरे पास। अभी वो हमको क्या बोले कि ये इवेंट है, ये जो इवेंट है कि उसने मंडे को होमवर्क असाइन किया है, दैट हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, तो ये तो हो गई। प्रोबेबिलिटी इस बात की है पता लगानी मुझे कि थर्सडे को भी होमवर्क असाइन होगा। तो यहाँ देखो, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी हम लोग यूज़ करेंगे। क्या क्या पॉसिबल केस हैं थर्सडे को होमवर्क मिलने के, तो वो केसेस ये हो सकते हैं कि ट्यूसडे को भी होमवर्क मिले, वेडनेसडे को भी होमवर्क मिले और थर्सडे को भी होमवर्क मिले। या फिर हो सकता है कि ट्यूसडे को होमवर्क ना मिले, वेडनेसडे को होमवर्क मिले, थर्सडे को होमवर्क मिले। या फिर ट्यूसडे को होमवर्क मिले, वेडनेसडे को ना मिले और थर्सडे को मिले। एंड फाइनली ट्यूसडे को भी होमवर्क ना मिले, वेडनेसडे को भी ना मिले, लेकिन थर्सडे को होमवर्क मिले। ये पॉसिबल केसेस हैं। देखिए, मंडे को तो होमवर्क मिल ही चुका है ना, और थर्सडे को मिलना ही है, तो बच गए हमारे पास 2 दिन, ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ट्यूसडे को होमवर्क मिलना और ना मिलना, वेडनेसडे को होमवर्क मिलना और ना मिलना, इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये 4 पॉसिबल केसेस हैं हमारे पास। तो अगर आप चाहते हैं कि थर्सडे को होमवर्क मिलने की प्रोबेबिलिटी निकालें हम, तो उसके लिए आप क्या करें, सभी केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड कर लें। तो देखो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ट्यूसडे को होमवर्क मिलेगा। तो फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो, अगर nth डे को होमवर्क मिला है तो प्रोबेबिलिटी की नेक्स्ट डे होमवर्क मिले वो 1/3 है। अब यहाँ देखिएगा, ट्यूसडे को तो होमवर्क मिल ही चुका है, मंडे को तो होमवर्क मिल ही चुका है, तो ट्यूसडे को मिले इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3 और ट्यूसडे को ना मिले इसकी हो जाएगी 2/3। तो ट्यूसडे को होमवर्क मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, ना मिलने की 2/3। ये डिपेंड करता है मंडे पे होमवर्क मिला है नहीं, उसके अकॉर्डिंग। अब आते हैं यहाँ पहले केस में। देखो, ट्यूसडे को होमवर्क मिल गया, उसके बाद वेडनेसडे को भी मिले, दैट इज अगेन 1/3, और वेडनेसडे को होमवर्क मिला है तो थर्सडे को मिले, इसकी भी है 1/3 प्लस। अब ट्यूसडे को होमवर्क नहीं मिला तो वेडनेसडे को होमवर्क मिले। इफ शी डज नॉट असाइन होमवर्क ऑन nth डे, द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल असाइन होमवर्क ऑन n+1 डे इज 2/3। तो ट्यूसडे को नहीं मिला तो वेडनेसडे को मिलने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, और वेडनेसडे को होमवर्क मिला है, उसके बाद थर्सडे को मिलने की है 1/3। बस इन्हीं स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना है। सिमिलरली यहाँ देखिए, ट्यूसडे को मिला है होमवर्क, अब वेडनेसडे को नहीं मिले। ट्यूसडे को होमवर्क मिला है तो वेडनेसडे को होमवर्क मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, वेडनेसडे को ना मिले इसकी 2/3 हो जाएगी।
वेनसडे को होमवर्क नहीं मिला तो थर्सडे को मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 है। अब यहाँ पे ट्यूसडे को होमवर्क नहीं मिला तो वेनसडे को होमवर्क मिले, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, और वेनसडे को ना मिले इसकी हो गई 1/3। वेनसडे को होमवर्क नहीं मिला तो ट्यूसडे को होमवर्क मिलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। सबको अगर मैं ऐड कर लेता हूँ 27 एलसीएम आ जाएगा, 4 4 और 4, 12 और 1 13, तो टोटल हो गया 13/27। सी विल बी द राइट आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ट्रिग्नोमेट्री से है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करें तो देखिए, जो साइन 44 π/23 है, ओके, और दूसरी तरफ है साइन 2 π/23। देखो 23 का डबल होता है 46, सो वी कैन राइट इट साइन 2 π माइनस 2 π/3 23, राइट। और साइन 2 π माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, सो दिस कैन बी रिटन माइनस साइन 2 π/3। सो व्हाट डज इट मीन, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। इन द सेम वे ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी। टोटल हमारे पास टर्म कितनी यहाँ पे 22 टर्म है। स्टार्टिंग की फर्स्ट टर्म लास्ट की फर्स्ट टर्म से कैंसिल हो रही है, स्टार्टिंग की सेकंड टर्म लास्ट की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रही है, तो ऐसे सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी एंड व्हाट विल वी गेट 0। सो फिफ्थ बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन था विद आंसर 0। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। okay, let P, which is a point in Euclidean plane with A and B non-zero, ठीक है, मतलब P रिप्रेजेंट करता है उन पॉइंट्स को जिनके कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है। फॉर एनी पॉइंट S on the x axis with A and B non-zero, okay, for any point S on the x axis let T be a point of intersection of the line PS विद द वाई एक्सिस। ओके, देखो इसको समझते हैं, साथ साथ डायग्राम बनाने लगते हैं। लेट कि ये कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है A, B। ओके, फॉर एनी पॉइंट S ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है S, ये मान लेते हैं हम, और x एक्सिस पे तो इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट वेरिएबल है, मैं h मान लेता हूँ, ठीक है। लेट T बी ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन पी एस विद द वाई एक्सिस। तो लाइन पी एस को अगर हम बढ़ाएं ऐसे, तो ये यहाँ पे कट कर रही है, इसको बोला गया है डी, और ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट के मान लेते हैं। चलो, लेट एम बी द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट एस टी। इसका जो मिड पॉइंट है वो एम है, तो अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा h/2 k/2। देन द लोकस ऑफ एम एज एस वेरीज ऑन एक्स एक्सिस। ओके, अगर हम एस को वेरी करेंगे टी भी वेरी होगा, पी जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है, तो ऐसे में मुझे एम का लोकस निकालना है। देखो बहुत सिंपल सी कंडीशन हम ये लगा सकते हैं यहाँ पर, ये जो लाइन एस टी है इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो इंटरसेप्ट फॉर्म से इसकी इक्वेशन हो जाएगी x/h प्लस y/k इज इक्वल टू 1। ये लाइन जो है पॉइंट P से पास होती है, इट पासेस थ्रू P A, B, तो इसलिए हमको मिलेगा A/h प्लस B/k इज इक्वल टू 1। ओके, ये कंडीशन मिल गई। इस कंडीशन के बेसिस पे मुझे लोकस निकालना इस पॉइंट का, राइट। इस पॉइंट का लोकस निकालना मतलब अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट को x और y मान लेता हूँ, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं h/2 का x मानता हूँ तो इससे मुझे h का वैल्यू मिलेगा 2x, y का वैल्यू मिलेगा, k का वैल्यू मिलेगा 2y, और ये दोनों अगर मैं यहाँ यूज कर लूँ तो कंडीशन बनेगी a/2x b/2y इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस, ये वो लोकस है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमें मिलेगा ay प्लस bx इज इक्वल टू 2xy। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? आई थिंक ऑप्शन 4 बिल्कुल मैच कर रहा है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। लेट f बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन R satisfying the condition